92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ओम की लिखी कहानी सुधा काकी का संदूक, बिना किसी एड ब्रेक के। सुबह के करीब 9 बजने वाले थे और विनीत ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसकी पत्नी वीरा किचन में बर्तन धुल रही थी। बर्तनों की आवाज बेडरूम तक आ रही थी, पर जब विनीत को अपनी ब्लू शर्ट नहीं मिली तो उसने बेडरूम से आवाज लगा के वीरा से पूछा, यार मेरी ब्लू शर्ट कहाँ रख दी तुमने? सुधा काकी के काम पे ना आने से पहले से परेशान वीरा विनीत की बात सुन के झल्ला गई। वहीं से बोली, मैंने तुम्हारी शर्ट दान दे दी है। यहाँ सुबह से मैं गर्मी में किचन में मर रही हूँ और तुमसे एक शर्ट नहीं ढूंढी जाती। वीरा का पारा चढ़ा देख के विनीत बेडरूम से किचन के दरवाजे पे आया और मासूम हंसी चेहरे पे लाके बोला, कहो तो बर्तन मैं धुल दूं? वीरा बोली, बकवास मत करो, तुमसे मैं 2 दिन से कह रही हूँ सुधा काकी के घर जाके देखो वो क्यों नहीं आ रही है। 4 दिन हो गए, उनकी कोई खबर नहीं है। और हाँ, मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं इन 4 दिनों के पैसे उनकी तनख्वाह से काट रही हूँ, और खबरदार जो तुमने इस बार दरियादिली दिखाई। विनीत ने वीरा को शांत करते हुए कहा, अरे तुम परेशान मत हो, हम शाम को डिनर के लिए कहीं बाहर चलेंगे और मैं सुधा काकी के बारे में पता करता हूँ अभी ऑफिस जाते टाइम। अपने फ्लैट से निकलकर विनीत अपार्टमेंट के चौकीदार से सुधा काकी के बारे में पूछकर पार्क के किनारे पन्नी, टाट और दीमक लगी लकड़ियों के सहारे टिके उनके घर तक पहुंच गया। हालांकि सुधा काकी की तरह बूढ़ी और कमजोर हो चुकी उन बल्लियों के सहारे टिकी टाट और पन्नी को घर कहना मुनासिब नहीं था, पर फिलहाल उनका ठिकाना यही था। विनीत ने घर का दरवाजा बंद कर खड़ी हुई जर्जर पुरानी कई पैबंद लगी साड़ी के उस पर्दे को खिसका के अंदर झांका। एक बार नजर एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ाई और फिर सुधा काकी को आवाज दी। एक चरमराती हुई चारपाई पर से कोशिश करके सुधा काकी ने उसकी ओर गर्दन उठा के देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। विनीत जब अंदर दाखिल हुआ तो कुछ पल के लिए जैसे सोच में पड़ गया। एक फ्लैट से निकलकर आज उसने पहली बार वाकई किसी घर में कदम रखा था जहां गृहस्थी का हर सामान अपनी अहमियत खुद बता रहा था। कोने में रखा मटका, उसी के बगल में मिट्टी का बना चूल्हा, लोन, तेल, पुरानी किसी खाली बोतल में तेल भर के बनाई गई लाइट की ढिबरी। दूसरी ओर ईंटों से बनी अलमारी में सलीके से रखे गए कुछ पुराने कपड़े थे। कई कतरनों से जुड़कर बना एक झोला और एक पुराना जंग लगा संदूक। विनीत को लग रहा था जैसे दूसरों ने जिन चीजों को बेमतलब समझ के फेंक दिया था, उनको जोड़ के समेट के किसी ने अपनी जिंदगी के सारे सामान का बंदोबस्त कर लिया था। विनीत ने चारों ओर नजरें घुमाने के बाद चारपाई पे लेटी काकी से उसका हाल पूछा। ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी, फिर भी गर्दन हिला के ठीक होने का इशारा कर रही थी। वो जैसे भरोसा दिलाना चाह रही हूं कि विनीत फिक्र ना करे, वो जल्द ही काम पे लौट आएंगी। विनीत को काकी की हालत देख के थोड़ी चिंता तो हुई, पर ऑफिस में लेट होने की परवाह करते हुए वो बिना कुछ बोले वापस लौट आया। कॉलोनी से निकलते वक्त गार्ड को 200 रुपए देते हुए बोला, सुधा काकी को किसी डॉक्टर को बुला के दिखा देना, और हाँ, अगर डॉक्टर ना मिले तो मेडिकल स्टोर वाले से पूछ के कोई दवा ला देना। वो गार्ड को पैसे दे के कॉलोनी के बाहर ऑफिस की कैब का इंतजार करने लगा, पर उसका मन कहीं न कहीं उन बूढ़ी बल्लियों के सहारे टिकी झोपड़ी में रह गया था। उसको लगा कि उससे गलती हो गई थी। उसको सुधा काकी को ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। उसने वापस जाने का फैसला किया। मुड़ के 2 कदम ही चला होगा कि पीछे से उसके ऑफिस की कैब ने हॉर्न बजा दिया। कुछ पल ठहर के वो ऑफिस की कैब में बैठ गया। दफ्तर चला तो गया, पर उसका मन वहीं पीछे छूट गया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। विनीत दिन भर ऑफिस के काम में मसरूफ रहा, पर काकी का वो चेहरा जैसे उसकी आंखों में ठहर गया था। न चाहते हुए भी फाइल के पन्ने पलटते वक्त सुबह का वाकया उसके ख्यालों में आता रहा। दिल नहीं माना तो शाम को ऑफिस से थोड़ा पहले ही निकल आया। वो अपार्टमेंट पहुंचकर पहले उसने गार्ड से सुधा काकी की दवाइयों के बारे में पूछा, पर गार्ड तो दवाइयों के बारे में भूल ही गया था। विनीत ने गुस्से में गार्ड को खरी खोटी सुनाई और सीधे सुधा काकी की झोपड़ी की ओर चल दिया। सुबह आसमान पर चढ़े सूरज के ढलते ढलते विनीत भी कितना बदल गया था। उसका मन काकी की फिक्र से बेचैन हो उठा था।
वो पसीने से तरबतर तेज कदम चले जा रहा था। काकी की झोपड़ी के उस पुराने पर्दे को हटा के वो अंदर पहुंचा तो देखा काकी बेसुध चारपाई पे पड़ी थी। उसने पास जाके उनको पुकारा पर वो कुछ नहीं बोली। विनीत ने उनकी कलाई हाथ में लेके नब्ज देखी और फिर राहत की सांस लेते हुए पास के मटके से पानी लेके उनके चेहरे पे कुछ छींटे मारे। काकी ने कुछ सुध ली तो विनीत की सांस में सांस आई। उसने उनको पानी के 2 घूंट पिलाए और फिर जेब से फोन निकाल के अपने फैमिली डॉक्टर को तुरंत आने के लिए कह दिया। खुद उनकी चारपाई के पास बैठ गया। काकी ने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ विनीत की ओर बढ़ाया तो उसने झट से उस हाथ को थाम लिया। काकी कुछ बोली नहीं, पर उनकी आंखों से आंसू की एक लकीर उनके चेहरे की झुर्रियों में फंसती हुई नीचे उतर आई। ये आंसू दर्द से ज्यादा हमदर्द मिलने के थे। अरसे बाद कोई था जो उनकी फिक्र कर रहा था, जिसने उनके कांपते हाथ को सहारा दिया था, जिसने उनकी जिंदगी की बुझती लौ को एक बार फिर अपने हाथ से ढक के संभालने की कोशिश की थी। विनीत खामोश था और उसकी नजर झोपड़ी के उसी पैबंद लगे पर्दे की ओर थी। कुछ पल बीते ही थे कि गार्ड डॉक्टर को लेकर अंदर आ गया। डॉक्टर साहब ने कुछ देर काकी की सांसों की रफ्तार और आंखों की हलचल पढ़ी और फिर विनीत की ओर खामोशी से देखा। उसने सवाल करना चाहा, पर शायद खामोशी जो कुछ कह रही थी उसको वो काफी हद तक समझ में आ गया था। डॉक्टर ने आखिर खुद ही कह दिया, लंबे वक्त से शायद जॉन्डिस होने की वजह से शरीर सूख गया है, आंखें पीली पड़ गई हैं, शायद 3-4 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, बचना बहुत मुश्किल है। विनीत ने कहा, इनको अस्पताल में एडमिट करते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, कर सकते हो, पर अब कोई खास फायदा नहीं है। अब कितने दिन सांसें चलती हैं वो ऊपर वाले पे है। बाकी मैं कुछ दवाइयां और सिरप लिख दे रहा हूं, उससे कुछ कमजोरी दूर हो जाएगी, शायद कुछ फायदा हो जाए। डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ने और उनकी फीस देने के बाद विनीत वापस अंदर आया तो जैसे उसका मन और दुखी हो गया था। उसने गार्ड को पैसे देके दवा लाने को कहा और फिर उसके लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब वो दवाइयां लेके लौटा तो उसने अपने हाथ से दवाइयां काकी को दी और फिर उनको सोता हुआ कुछ देर देखता रहा। गार्ड को कुछ पैसे देके विनीत ने रात को काकी के पास रुकने के लिए राजी कर लिया और फिर वो अपने फ्लैट की ओर चल पड़ा। काकी की ये हालत देख के उसका मन भारी हो गया था। उसने घर पहुंच के डोरबेल बजाई तो वीरा ने कहा, आज तुम लेट कैसे हो गए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका 3 साल का बेटा उदय उसके पास आया तो वो उसके माथे पे हाथ फेरने लगा। इतने में वीरा खुद बोली, थोड़ा आराम कर लो, हमको डिनर पे जाना है, याद है ना तुमको सुबह का प्रॉमिस? उसकी बात सुन के विनय की तकलीफ बाहर आ गई। उसने एक बार में सारी बात उसको बता दी। वो बोली, हाँ तो ठीक है ना, तुम जितना कर सकते थे तुमने किया, और सुधा काकी कौन सा मर गई जो हम डिनर पे नहीं जा सकते? ये बात सुन के विनीत गुस्से में चिल्ला के बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बात बोलते हुए? ये कह के वो दूसरे कमरे में चला गया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। उस रात वीरा और विनीत दोनों नहीं सो सके। वीरा को शिकायत थी कि उसके पति ने घर में काम करने वाली एक औरत की खातिर उसको बुरा भला कह दिया, पर विनीत के लिए वो महज घर में काम करने वाली बूढ़ी औरत नहीं थी। उसको अच्छी तरह से याद था, जब घर पे वो काम मांगने के लिए आई थी तो वीरा ने कह दिया था कि इनसे काम नहीं होगा, पर उसने ही उनको काम पे रख लिया था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। किसी भी काम को करते वक्त उनकी उम्र उनको कभी कमजोर नहीं पड़ने देती थी। हमेशा वक्त पे आती थी और शिकायत का कोई खास मौका भी नहीं देती थी। कभी कभार वीरा गुस्से में उनको कुछ सुना भी देती थी तो खामोशी से बिना शिकायत सब सुन लेती थी। काम के साथ साथ 3 साल के उदय का भी बहुत ख्याल रखती थी वो। जब वो आती तो उदय को जैसे किसी और की जरूरत ही नहीं होती। जब वो झाड़ू लगाती तो उदय पूरे घर में उनके पीछे पीछे घूमता, जानबूझ के कूड़े को पैर से फैलाता, और जब काकी घूर के उसको डराती तो हंस देता। काकी उसको डांटने के लिए गुस्से वाला मुंह बनाती और उसके दोनों हाथ पकड़ती तो वो उनसे चिपक जाता और फिर दोनों साथ में हंस देते। ये सब देख के विनीत को अपनी माँ की याद आ जाती। वो अक्सर सोचता कि माँ होती तो शायद वो भी उदय को ऐसे ही प्यार करती और उसकी शरारतों पे खिलखिला उठती।
पर वो चाह के भी उनको अपने साथ नहीं रख पाया था। उसने शुरुआत में कोशिश की थी, लेकिन माँ और वीरा की रोज रोज की लड़ाइयों से वो तंग आ गया था। वो न चाहते हुए भी 2 हिस्सों में बंट रहा था। उसको समझ आ गया था कि गलती वीरा की हो या माँ की, इस लड़ाई में हारना सिर्फ उसको है। और एक रोज उसने माँ का घर छोड़ के किराए का नया घर लेने का फैसला कर लिया था। पहले फोन पे रोजाना बात हो भी जाती थी, पर अब वो भी कभी कभार ही होती थी। बाबूजी की मौत के बाद अकेला बेटा होने के बावजूद माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया था। वो बस पहली तारीख को खर्चे के कुछ पैसे घर भेज देता था। लेकिन एक अफसोस था जो घर में सुधा काकी को देख के उसकी आंखों में उतर आता था। कभी कभार छुट्टी लेने पे वीरा जब उनके पैसे काटने की बात करती तो वो उसको समझाता कि नहीं, वो बुजुर्ग हैं, क्या फर्क पड़ता है 100-200 रुपए के जाने से। वीरा को विनीत का यूं सुधा काकी का ख्याल रखना अच्छा नहीं लगता था, पर वो कुछ बोलती नहीं थी। एक रोज दिवाली के तोहफे के नाम पे उसने जब 500 रुपए सुधा काकी को दिए तो वीरा उनके सामने ही ताना मारते हुए बोली, अरे 500 कम नहीं है, 5000 क्यों नहीं दे देते। ये बात सुन के सुधा काकी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो चुपचाप बिना पैसे लिए घर से निकल गईं। उस रोज दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई भी हुई थी, लेकिन अगले दिन सुधा काकी वापस काम पे ऐसे आ गईं जैसे एक बदली भरे दिन को भुला के सूरज वक्त पे अगली सुबह वापस आ जाता है। वो अक्सर सोचता था कि क्यों इतनी खामोश हैं सुधा काकी, क्यों इतनी सादगी से वो बड़ी से बड़ी तकलीफ भी बिना किसी शिकायत के जी लेती हैं। विनीत और वीरा को तमाम सुख सुविधाओं के बाद भी जिंदगी के हर एक निवाले से शिकायत थी, पर सुधा काकी काम के बाद मिलने वाली उस एक चाय की प्याली में भी खुश थीं। वो दोनों तमाम कोशिशें करके भी जो सुकून नहीं तलाश पा रहे थे, काकी ने उसी के घर के जूठे बर्तनों में से अपने लिए वो सुकून तलाश लिया था। कभी काकी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज वो चाहता था कि काकी से सुकून का वो नुस्खा मांग ले जिससे तकलीफ मिटती हो, चैन मिलता हो। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक रोज संडे के दिन वीरा उदय के साथ किसी पड़ोसी के घर गई थी। काकी घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। विनीत काफी देर तक उनके चेहरे की झुर्रियों से वक्त के सितम का अंदाजा लगाता रहा और फिर उनकी ठहरी हुई आंखों में कुछ खोजने की कोशिश करता रहा। उसको लगता जैसे काकी की आंखों में कोई बात है जो अनकही है। जो चुप्पी उन्होंने होठों से लगा रखी थी, विनीत आज उसको उधेड़ देना चाहता था, इसलिए उसने काकी से बात करनी शुरू की। थोड़ी काम और इधर उधर की बातें करने के बाद अचानक उसने पूछा कि आपका कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। उसकी बात सुन के काकी कुछ देर उसकी ओर देखती रही, फिर बोली, कह सकते हो बेटा कि मेरा आप कोई नहीं है। वो बोला, कह सकते हो मतलब? काकी बोली, मेरे लिए तो मेरा कोई है, पर उसके लिए शायद मैं कुछ नहीं, इसलिए तुम कह सकते हो कि मेरा कोई नहीं है। विनीत बोला, आपके घर में कौन कौन था, सब कहाँ गए, बताइए ना। एक लंबे वक्त के बाद आज सुधा काकी की ठहरी हुई आंखों में कुछ तैर आया था, शायद गुजरे वक्त की नमी थी। वो बोली, मेरी शादी के कुछ साल बाद मेरे पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मैं और मेरा 4 बरस का बेटा बेसहारा हो गए थे और आगे एक लंबी जिंदगी पड़ी थी। काकी ने उस रोज पहली बार कहा, मैंने कसम खाई थी कि अपने बेटे को इस लायक बनाऊंगी कि कभी उसको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मैंने उसको पढ़ाने के लिए जब तक शरीर में जान रही मजदूरी की, बेटे को स्कूल में दाखिला दिलवाया। उन दिनों फुटपाथ पे खुले आसमान के नीचे ही ठिकाना हुआ करता था। बारिश के दिनों में पन्नी लगा के सोना पड़ता था। मैं बेटे को दीवार की तरफ सुलाती थी ताकि बौछार से भीग के कहीं वो बीमार न पड़ जाए। पूरी रात गीली जमीन पे लेटी रहती, पर कभी उसको तकलीफ नहीं होने देती। बस एक ही ख्वाब था कि वो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े होने लायक बन जाए। मैंने अपनी कोशिश में कसर नहीं छोड़ी। जब उम्र के आगे हिम्मत हारने लगी तो मैंने दूसरों के घरों का चूल्हा चौका करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मांगे के कपड़ों और कुछ पैसे जुटा के मैंने एक झोपड़ी में रहना शुरू किया। मेरे बेटे ने भी हाई स्कूल का एग्जाम पास किया। वक्त के साथ हालात भी बेहतर हुए थे।
मैंने कई बार सपने में अपने बेटे को नौकरी करते देखा था। हाई स्कूल के बाद बेटे ने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाने शुरू कर दिए। मुझको भी जूठे बर्तनों को धुलते धुलते अपनी किस्मत थोड़ा उजली लगने लगी थी। कुछ साल सब ठीक चलता रहा। मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसकी शादी के लिए कुछ पैसे भी जुटा लिए थे। सोचा था बेटे की नौकरी लग जाने के बाद अपनी बहू तलाश के उसको अपने हाथों से कंगन पहनाऊंगी। ये बोलते बोलते काकी की आवाज कांपने लगी और वो कहीं ख्यालों में खो गई। विनीत ने पूछा, फिर क्या हुआ, कहाँ गया आपका बेटा? वो बोली, उसको एक प्राइवेट मिल में बाबू की नौकरी मिल गई। नौकरी की खातिर मैंने उसको शहर छोड़ के जाने दिया। कुछ महीने तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे उसका आना कम हो गया। कभी 2 महीने में 1-2 दिन के लिए आता तो भी जल्दी लौट जाता। एक रोज मैंने उससे कहा कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अकेले रहा नहीं जाता, मुझको साथ ले चल। तो वो सकपका गया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कुछ बोला नहीं। कुछ रोज बाद आया तो उसने मुझे बताया कि उसने वहां किसी लड़की से शादी कर ली है। ये सुन के मुझको यकीन नहीं हुआ। जिस लड़के को मैंने इतनी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया, उसने मुझसे अपनी जिंदगी का फैसला कर लेने से पहले एक बार पूछा तक नहीं, किसी गैर की तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने मुझसे साथ चलने की बात कही, पर मैंने ही मना कर दिया। फिर उसका आना लगभग बंद ही हो गया। 6 महीने हो गए बेटा, उसकी सूरत नहीं देखी। ये सुन के विनीत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप मुझे साहब नहीं बेटा बोला करो। ये सुन के काकी की आंखों में तैरते बादल बरस पड़े। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। काकी के साथ गुजारे वक्त की यादों में खोए विनीत को पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। पूरी रात के जगह विनीत को ऐसा लग रहा था कि सही मायनों में शायद वो अब असली नींद से जागा है। उससे अनजाने में जो गलती हो गई थी उसको सुधारने का अब वक्त आ गया था। उसने तय कर लिया था कि अब वो अफसोस नहीं करेगा बल्कि कोशिश करेगा। सबसे पहले उसने डॉक्टर को फोन करके एम्बुलेंस बुलाई। डॉक्टर ने उससे कहा कि एडमिट करने का कोई फायदा नहीं है अब, लेकिन विनीत नहीं माना। उसने कहा जो भी हो वो कोशिश करना चाहता है। एम्बुलेंस से पहुंचने के पहले विनीत वहां खुद पहुंच गया। काकी बेसुध चारपाई पे लेटी थी। उसकी सांसें चल रही थीं पर उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। विनीत एम्बुलेंस के आने तक उनका हाथ अपने हाथ में लेके उनके पास बैठा रहा। एम्बुलेंस के आने पे विनीत काकी को लेके अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने उनको आईसीयू में रखा। मशीनों की मदद से उनकी कमजोर सांसों को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। विनीत का तेज दिल धड़क रहा था। वो चाहता था कि कैसे भी करके काकी के बेटे के आने तक उनकी सांसें चलती रहें। उसने काफी कोशिश की काकी के बेटे के बारे में पता करने की, लेकिन कॉलोनी में कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही थी। तभी डॉक्टर ने बाहर आके कहा कि पेशेंट को होश आ गया है, वो आपको कुछ बताना चाह रही हैं। विनीत डॉक्टर के साथ अंदर गया और काकी के बगल में बैठ गया। काकी कुछ बताने की कोशिश कर रही थी पर उनकी सांसें उखड़ रही थीं। उन्होंने कोशिश करके कहा, मेरा संदूक। विनीत कुछ देर सोचता रहा। उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर उसको याद आया कि काकी की झोपड़ी में एक पुराना सा संदूक था। काकी बार बार बस उस संदूक का नाम ले रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने एक पड़ोसी की मदद से वो संदूक अस्पताल मंगा लिया। जब वो संदूक काकी की आंखों के सामने आया तो उन्होंने पूरी हिम्मत लगा के उसको खोलने के लिए कहा। विनीत ने उस संदूक को खोला तो उसमें कुछ पुराने कपड़े थे। काकी ने उन कपड़ों को हटाने का इशारा किया। वो एक एक करके पुराने कपड़े बाहर निकालता गया। नीचे एक पुरानी साड़ी के टुकड़े की एक पोटली मिली। विनीत ने जब वो पोटली निकाली तो काकी ने उसको मांगा। उसने वो पोटली काकी के हाथ में दी तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से अपनी बहू के लिए कंगन बनवाए थे। मैं जीते जी उसकी शक्ल कभी नहीं देख सकी। अब मैं नहीं चाहती कि मरते वक्त मैं अपने बेटे पे बोझ बनूं।
बेटा ये कंगन बेच के तुम मेरा अंतिम संस्कार कर देना। ये बोलते बोलते काकी खामोश हो गई। विनीत ने उनकी आंखों में देखा। अब उनमें कोई बादल नहीं थे और विनीत की आंखों में वही ठहराव आ गया था जो कभी वो काकी की आंखों में देखा करता था। जैसे जाते वक्त काकी आंखों का ठहराव विनीत को दे गई हूं, उसको समझा गई हूं कि वाकई जिंदगी कितनी बेमतलब होती है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। विनीत ने कोशिश बहुत करी कि किसी तरह काकी के बेटे का कुछ पता चल जाए ताकि वो आखिरी बार आके काकी को देख ले, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसने खुद काकी की चिता को आग दी। उसने कभी सोचा नहीं था कि काकी के लिए उसको बेटे का फर्ज निभाना पड़ेगा। खैर, काकी ने उसको जाते जाते ही समझा दिया था कि मां होने का मतलब क्या होता है। शायद इसीलिए ताउम्र तकलीफ उठाने वाली काकी ने अपने आखिरी वक्त का इंतजाम भी खुद ही कर लिया था। पूरी जिंदगी तकलीफ सहने के बाद भी अपने बेटे को तकलीफ नहीं देना चाहती थी काकी। विनीत को समझ में आ गया था कि वो भी तो वही गलती कर रहा था जो काकी के बेटे ने की थी। उसने घर आके वीरा को बताया कि वो अब अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकता है, वो उनको लाने जा रहा है घर। कुछ देर बाद वो उसी घर के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए एक गैर की तरह सोच रहा था जो कितने अरसे तक उसका अपना पता रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी पर दरवाजा नहीं खुला। उसने 2 बार और दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसको थोड़ी चिंता हुई कि माँ घर छोड़ के कहीं और तो नहीं चली गई। उसने आसपास के लोगों से बात की तो पता चला कि उसकी माँ को तबीयत खराब होने के चलते 2 दिन पहले ही सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये सुन के विनीत के होश उड़ गए। वो तुरंत सरकारी अस्पताल के लिए निकल पड़ा। उसके मन में कई तरह के सवाल थे। उसको डर लग रहा था क्योंकि वो अपनी माँ को दोबारा नहीं खोना चाहता था। अस्पताल में उसकी माँ को आईसीयू में रखा गया था। उसने डॉक्टर से बात की तो पता चला कि ठीक से देखभाल न होने और उम्र अधिक होने के चलते वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। ऐसी हालत में होश आने में थोड़ा वक्त लगता है। एक बार होश आ जाए तो फिर खतरे जैसी कोई बात नहीं है। विनीत की आंखों में डॉक्टर की बात सुन के आंसू आ गए थे। उसको खुद से चिढ़ हो रही थी। जिस माँ ने उसको बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो माँ पूरी जिंदगी उसकी गलतियों को माफ करती रही, हर तकलीफ में उसको खुश रखने की कोशिश करती रही, जिसने उसको इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, दुनिया में अपना नाम बना सके, उसी माँ को उसने तब अकेला छोड़ दिया था जब उसे उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो अपनी माँ का हाथ थामे बस रोए जा रहा था। वो दुआ मांग रहा था कि ऊपर वाला उसको एक आखिरी मौका दे दे। उसको जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए। वो टूटता जा रहा था अंदर ही अंदर। तभी माँ ने अपने हाथ से उसके हाथ को थाम लिया, जैसे भरोसा दिला रही हूं कि वो हैं, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ को होश आ जाने पे उसने खुद को संभाला और माँ से माफी मांगते हुए फिर कभी उनको अकेला न छोड़ने का वादा कर दिया। और माँ ने एक पल वक्त लगाए बिना उसके माथे पे हाथ फेर दिया, जैसे बचपन की शरारतों की तरह उसकी ये गलती भी उन्होंने बिना वक्त लगाए, बिना सोचे समझे माफ कर दी हो। बस इतनी सी थी ये कहानी।